हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 चैप्टर 3 ऊष्मा। ऊष्मा का यह पार्ट 2 होगा और इसके पहले पार्ट 1 बन चुका है। जो पार्ट 1 नहीं देखे हैं वो जाकर पार्ट 1 देख लीजिए और उसके बाद ये पार्ट 2 देखिए, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। चलिए पार्ट 2 में हम लोग चालू करते हैं। ऊष्मा का हस्तांतरण, यानी कि ऊष्मा का हस्तांतरण यानी क्या होता है कि जब एक ऊष्मा अगर एक एक कोई बर्तन गर्म है या कोई एक लोहा गर्म है, जब उसके संपर्क में दूसरा कोई आ जाता है, दूसरा वस्तु आ जाता है, तो देखते होंगे कि वो भी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे जाती है, इसी को क्या कहते हैं, हस्तांतरण कहते हैं, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। तो चलिए इसके हम लोग पढ़ते हैं कैसे ऊष्मा का हस्तांतरण होता है। संभवतः आपने देखा होगा कि जब किसी बर्तन को ज्वाला पर रखते हैं तो वह तप्त हो जाते हैं, यानी जब किसी बर्तन को ज्वाला यानी आग पर रखते हैं तो क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। इसका कारण है कि ऊष्मा ज्वाला से बर्तन की ओर चली जाती है। इसका क्या कारण है कि ऊष्मा क्या होती है, ज्वाला से बर्तन की ओर चली जाती है। जब बर्तन को ज्वाला से हटा लेते हैं तो यह धीरे धीरे ठंडा हो जाती है। यह ठंडा क्यों हो जाती है, ऊष्मा बर्तन से परिवेश की ओर स्थानांतरित हो जाती है। यानी कि ऊष्मा होती है बर्तन से कहाँ स्थानांतरित होती है, प्रवेश की ओर स्थानांतरित हो जाती है। इस इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि दोनों स्थितियों में ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। यानी कि ऊष्मा क्या होता है, गर्म वस्तु से कहाँ प्रवाहित होती है, ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। वास्तव में ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु से अपेक्षाकृत ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। यानी ऊष्मा होती है हमेशा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। पहेली जानना चाहती है, क्या यह अर्थ है कि यदि दो वस्तुओं का ताप समान हो तो ऊष्मा हस्तांतरित नहीं होगा। हाँ, ये पहेली का जानना क्या है, सत्य है। अगर दोनों वस्तु का ताप समान होता है तो ऊष्मा का हस्तांतरण नहीं होता है। ऊष्मा ऊष्मा किस प्रकार हस्तांतरित होती है, आइए इसकी खोज करें। यानी ऊष्मा कैसे हस्तांतरित होती है, इसको हम लोग को पता लगाना है। क्रियाकलाप 3.6 है। एल्युमिनियम या लोहे जैसे एक धातु की एक छड़ अथवा चपटी पट्टी लीजिए। छड़ पर मोम के छोटे छोटे टुकड़े चिपकाइए। ये टुकड़े लगभग समान दूरी पर होने चाहिए। छड़ के एक सिरे को प्रयोगशाला स्टैंड पर कसिए। यदि आपको स्टैंड न मिले तो आप छड़ के एक सिरे को ईंट के बीच में दबा कर रख सकते हैं। अब छड़ के दूसरे सिरों को गर्म कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए क्या करना है। यहाँ पर एक ईंट लेना है, ईंट लेने के बाद 2 ईंट लेना है और एक छड़ लेना है, और छड़ में क्या करना है, मोमबत्ती का टुकड़ा छोटा छोटा चिपका देना है। और उसके बाद यहाँ मोमबत्ती जलाना है। तो जब हम लोग मोमबत्ती जलाएंगे तो देखेंगे कि ये वाला हिस्सा पहले गर्म होगा, और जो गर्म होगा उसका जो मोमबत्ती का टुकड़ा है सबसे पहले गिरेगा। इसके बाद धीरे धीरे इसके आगे वाला गिरेगा। तो इससे क्या होता है कि ऊष्मा गर्म वस्तु से कहाँ प्रवाहित होती है, ठंडे की ओर। गर्म वस्तु से ठंडे वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडे वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। मोम के टुकड़ों का क्या होता है, क्या ये टुकड़े गिरना प्रारंभ कर देते हैं। कौन सा टुकड़ा सबसे पहले गिरता है। क्या आप सोचते हैं कि ऊष्मा ज्वाला के सबसे निकट के सिरे से दूर की सिरे की ओर हस्तांतरित होती है। हाँ, ये क्या है, सही है। वह प्रक्रम जिससे ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर हस्तांतरित होती है। देखिए इसको याद रखना है। वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर हस्तांतरित होती है चालन कहलाता है। वो क्या कहलाता है, चालन। ठोसों में ऊष्मा प्रायः चालन के प्रक्रम द्वारा हस्तांतरित होती है। यानी ठोस में ऊष्मा कैसे हस्तांतरित होती है, चालन के प्रक्रम द्वारा हस्तांतरित होती है। क्या आप सभी पदार्थों में ऊष्मा का चालन आसानी से हो सकता है, क्या सभी पदार्थों में ऊष्मा का चालन आसानी से हो सकता है। आपने अवश्य देखा होगा कि खाना पकड़ने के लिए उपयोग किए जाने वाले धातु के बर्तन में
प्लास्टिक या लकड़ी की हथौड़ी लगी होती है। क्या आप किसी तप्त बर्तन को हथी से पकड़कर बिना हाथ जलाए उठा सकते हैं? हाँ, देखिए, कोई भी बर्तन होता है उसमें लोहा का या लकड़ी का हथी लगा होता है उठाने के लिए कि हाथ न जले, क्योंकि जो लकड़ी का हथी लकड़ी होता है उसमें ऊष्मा का चालन नहीं होता है। किसी छोटे बर्तन या बीकर में गर्म पानी लीजिए, यानी गर्म पानी लेना है। कुछ वस्तु जैसे इस्पात, स्टील की चम्मच, प्लास्टिक का स्केल, पेंसिल, विभाजन डिवाइनर एकत्र कीजिए। इन सभी वस्तुओं के एक सिरे को गर्म पानी में डुबोइए और कुछ देर प्रतीक्षा करने के पश्चात दूसरे सिरे को छूकर देखिए। अपने परीक्षणों को सारणी में लिखिए। देखिए, सभी वस्तु को देखना है कि कौन वस्तु गर्म हो रहा है, कौन वस्तु ठंडा रह रहा है। जैसे कि ये स्टील की चम्मच है, वो क्या है, धातु है, और वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गर्म। इसी तरह लकड़ी रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, वो गर्म नहीं होगा। जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देता है उन्हें ऊष्मा का चालक कहते हैं। यानी जिस पदार्थ से ऊष्मा आसानी से प्रवाहित हो जाती है, चल जाती है, वो क्या कहलाती है, ऊष्मा का चालक कहलाते हैं। ठीक है। इनके उदाहरण के लिए एल्युमिनियम, आयरन, लोहा, कॉपर, तांबा, जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से नहीं जाने देते हैं उन्हें ऊष्मा का कुचालक कहते हैं। देखिए, यानी कि जिसमें ऊष्मा चल जाता है आसानी से, वो क्या होता है, चालक। जिसमें ऊष्मा नहीं जाता है वो होता है कुचालक। जैसे लोहा हो गया, कॉपर हो गया, ये क्या होता है, ऊष्मा का चालक होता है। इसमें ऊष्मा चल जाता है, जैसे इसमें बिजली भी चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, चालक। और जिसमें नहीं जाएगा वो क्या हो जाएगा, कुचालक हो जाता है। जैसे प्लास्टिक में देखिए, प्लास्टिक गर्म होगा या प्लास्टिक में ऊष्मा जा पाएगा, एक सिरे से दूसरे सिरे नहीं जाएगा। लकड़ी, ये क्या हो जाता है, ऊष्मा कुचालक है। क्या है, ऊष्मा रोधी है। क्या है, ये ऊष्मा रोधी भी कहते हैं। जल अथवा वायु ऊष्मा के कुचालक हैं। जल और वायु क्या है, ऊष्मा के कुचालक है। तब इन पदार्थों में ऊष्मा हस्तांतरित कैसे होता है, आइए पता लगाएं। जल और वायु में ऊष्मा का हस्तांतरण कैसे होता है, ये पता लगाना है। चलिए, क्रियाकलाप 8 है। गोल पेंदे का एक फ्लास्क लीजिए और यदि फ्लास्क उपलब्ध न हो तो बीकर लिया जा सकता है। इसे जल से 2/3 भरिए और इसको किसी तिपाई पर रखिए और अथवा फ्लास्क को रखने का कोई ऐसा प्रबंध कीजिए जिससे कि आप इसके नीचे एक मोमबत्ती रख कर इसे गर्म कर सके। फ्लास्क में जल के स्थिर होने की प्रतीक्षा कीजिए। एक स्ट्रॉ की सहायता से फ्लास्क के पेंदे पर पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल धीरे से रखिए। अब क्रिस्टल के ठीक नीचे मोमबत्ती जलाकर को गर्म कीजिए। अपने प्रेक्षणों को नोटबुक में लिखिए तथा जो कुछ आप देख रहे हैं उसका चित्र भी बनाइए। जब जल को गर्म करते हैं तो ज्वाला के पास का जल गर्म हो जाता है और गर्म जल ऊपर उठता है और इस गर्म जल के आसपास का ठंडा जल उसका स्थान क्या करता है, ले लेता है। वायु में ऊष्मा का हस्तांतरण इसी प्रक्रम द्वारा होता है। धुआं किस दिशा में जाता है। देखिए, जब हम लोग जब पानी को गर्म करते हैं तो पानी वाला जो नीचे वाला सतह होता है वो क्या होता है, जब गर्म होता है तो गर्म होते ऊपर हो जाता है और ऊपर वाला ठंडा वाला क्या होता है, नीचे होता है। इसी प्रक्रम से पानी क्या होता है, गर्म होता है। और वायु में भी आप लोग देखते होंगे जब धुआं होता है उसको जलाया जाता है तो ये कहाँ जाता है, ऊपर जाता है। ऊष्मा स्रोत के पास किसी वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, यानी कि वायु क्या होती है, गर्म होकर ऊपर उठ जाती है। इस प्रकार यह वायु भी गर्म हो जाती है और यही प्रक्रिया चलती रहती है। क्रियाकलाप 9.3 द्वारा आप इस विचार की पुष्टि कर सकते हैं। ये क्रियाकलाप 9.3 है। इसमें देखना है कि कैसे वायु गर्म होकर ऊपर उठती है और ऊपर जो ठंडा वायु है वो क्या होती है, नीचे आती है।
प्रश्न संख्या क्रियाकलाप संख्या 9। एक मोमबत्ती जलाई और अपने एक हाथ को ज्वाला के ऊपर तथा दूसरे हाथ को ज्वाला के पार्श्व में रखिए। क्या आपके दोनों हाथ समान गर्मी का अनुभव करते हैं? यदि यदि नहीं तो कौन सा हाथ अधिक गर्म और अनुभव करता है, ऐसा क्यों? देखिए, एक मोमबत्ती ये जला हुआ है और एक हाथ ऊपर है और एक हाथ क्या है, साइड में है। तो देखिएगा, ये जो ऊपर वाला हाथ है ये क्या होगा, अधिक गर्म महसूस होगा। क्या होगा, अधिक गर्म महसूस होगा। यानी कि क्या होता है, जो ऊष्मा होता है क्या गर्म होते कहाँ जाता है, ऊपर जाता है। कहाँ, ऊपर। चलिए और आगे पढ़ते हैं। सावधान, अपने हाथों को ज्वाला से सुरक्षित दूरी पर रखिए जिससे कि वे जले नहीं। ध्यान दीजिए कि ऊपर की वायु संवहन द्वारा गर्म होती है। देखिए, ऊपर की जो वायु होती है, ऊपर की वायु किसके द्वारा गर्म होती है, संवहन प्रक्रिया के द्वारा। देखिए, ठोस गर्म हुआ था चालन, और वायु कैसे गर्म होता है, संवहन। ये दोनों टॉपिक को पूरा याद रखना है। इसीलिए ज्वाला से ऊपर का हाथ गर्मी अनुभव करता है। यानी कि ज्वाला से ऊपर वाला जो हाथ है वो क्या करता है, गर्मी अनुभव करता है, ऊपर वाला हाथ। यद्यपि पार्श्व की वायु संवहन द्वारा गर्म नहीं हो पाते, यानी कि उसकी अगल बगल की वायु जो है संवहन द्वारा गर्म नहीं हो पाती है, तो वो उतना गर्मी नहीं महसूस करेगा। इसीलिए यह वायु लौह के ऊपर की वायु जैसी गर्म नहीं होगी। यानी कि जितना गर्म ऊपर होगा उतना गर्म नीचे नहीं होगा। तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग एक मनोरंजक परिघटना का अनुभव करते हैं। यानी तटीय क्षेत्र जो समुद्र के किनारे रहते हैं वो लोग क्या करते हैं, दिन के समय स्थल धरती या थल जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म हो जाती है। यानी कि दिन के समय क्या होता है, जो स्थल होता है, जो धरती होता है, वो क्या जल की अपेक्षा बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। स्थल के ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर उठ जाती है। यानी जब स्थल यानी कि पृथ्वी पर के जो वायु होती है वो क्या हो जाती है, वायु हवा गर्म होकर वो क्या होती है, ऊपर उठ जाती है। इसका स्थान लेने के लिए समुद्र की ओर से ठंडी वायु स्थल की ओर बहती है। यानी ठंडी वायु क्या होती है, समुद्र से स्थल की ओर आती है। यानी कि देखिए, वो स्थल से गर्म वायु ऊपर उठा तो समुद्र से ठंडी वायु क्या हुआ, स्थल की ओर आया। चक्र को पूरा करने के लिए स्थल की ओर से गर्म वायु समुद्र की ओर जाती है और स्थल से जो गर्म वायु है वो कहाँ जाती है, समुद्र की ओर जाती है। समुद्र की ओर से आने वाले वायु को समुद्रीय समीर कहते हैं। यानी समुद्र की ओर से जो समीर आता है, जो वायु आता है, उसको क्या कहते हैं, समुद्रीय समीर कहते हैं। समुद्रीय समीर की ठंडी वायु का लाभ उठाने के लिए तटीय क्षेत्रों के भवनों में खिड़कियां समुद्र की ओर बनाई जाती है। यानी कि जो समुद्र की जो तट पर जो जितना घर होता है उसकी खिड़की कहाँ होती है, समुद्र की ओर होती है। रात्रि में यह प्रक्रम ठीक विपरीत हो जाता है। और देखिए, समुद्रीय समीर होता है वो जो रात में चलता है। कब चलता है, रात में। समुद्र का जल स्थल की अपेक्षाकृत धीमी गति से ठंडा होता है। समुद्र का जो जल होता है अपेक्षाकृत स्थल से क्या होता है, धीमी गति से ठंडा होता है। इसीलिए स्थल की ओर से ठंडी वायु समुद्र की ओर जाती है। देखिए, जब रात होता है तो रात में स्थल क्या होता है, बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। जो जल है वो जल्दी ठंडा नहीं होता है। तो रात में स्थल से हवा समुद्र की ओर जाता है। स्थल से हवा कहाँ जाता है, समुद्र की ओर जाता है। देखिए, ये हो गया समुद्रीय समीर, ये हो गया स्थल समीर। और दोनों समझ लेते हैं। दिन में समुद्र से हवा कहाँ जाता है, स्थल की ओर। दिन से हवा समुद्र से स्थल की ओर आता है, समुद्र से स्थल की ओर आता है। समुद्र से स्थल की ओर आएगा। और रात में क्या होगा, रात में होगा कि हवा स्थल से कहाँ जाता है, समुद्र की ओर, स्थल से समुद्र की ओर। देखिए, ये चित्र बनाया हुआ है कि समुद्र से कहाँ आ रहा है, स्थल यानी कि घर की ओर। ये घर से कहाँ जा रहा है, समुद्र की ओर। ये समझना है हम लोग को। कैसे होता है, देखिए, ये स्थल है और ये क्या है, समुद्र है। तो यहाँ की जो वायु है ये गर्म होकर कहाँ उठती है, ऊपर उठती है। और जो ठंडा वायु है इसका स्थान लेती है। इसी तरह
जो जल है रात में गर्म हो जाता है, पूरा दिन में तो ठंडा नहीं हो पाता है, तो यह ऊपर उठती है। और जो ठंडी वायु है कहाँ आती है? नीचे आती है। तो इसके कहते हैं समुद्रीय समीर तथा अस्थल समीर। यहाँ से प्रश्न बनता है कि समुद्रीय समीर कब चलता है, अस्थल समीर कब चलता है? तो समुद्रीय समीर दिन में चलता है, अस्थल समीर रात में चलता है। इसको याद रखना है। चलिए, यह अस्थल समीर कहलाती है। वो क्या, कौन समीर कहलाती है? अस्थल समीर। इस परिघटना को दर्शाता है जब हम धूप में खड़े होते हैं तो हम गर्माहट अनुभव करते हैं। जब हम लोग धूप में खड़े होते हैं तो क्या होती है? गर्माहट का अनुभव करते हैं। सूर्य से हम तक ऊष्मा कैसे पहुंचती है? यह चालन अथवा संवहन द्वारा हम तक पहुंच सकती है, क्योंकि इन दोनों प्रक्रमों में ऊष्मा हस्तांतरण के लिए माध्यम आवश्यक है। देखिए, सूर्य से जो ऊष्मा होती है या तो चालन या संवहन द्वारा हम तक नहीं पहुंच सकती है, यानी इन दोनों द्वारा नहीं पहुंचती है, तीसरी प्रक्रिया द्वारा पहुंचती है। चूँकि पृथ्वी तथा सूर्य के बीच एक अधिकांश स्थान में कोई माध्यम जैसे वायु नहीं है, अतः सूर्य से हम तक ऊष्मा एक अन्य प्रक्रम द्वारा आती है, जिसे विकिरण कहते हैं। यानी सूर्य से जो ऊष्मा है जो हम तक पहुंचती है, वो किस प्रक्रिया के द्वारा पहुंचती है? विकिरण द्वारा। किसके द्वारा? विकिरण द्वारा। याद रखना है कि अगर पूछा जाएगा सूर्य से जो ऊष्मा होती है वो हम तक किस प्रक्रम द्वारा पहुंचती है, तो किसके द्वारा? विकिरण द्वारा। विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण में किसी माध्यम जैसे वायु अथवा जल की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए, विकिरण में किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है दूसरे एक जगह से दूसरे जगह ऊष्मा जाने के लिए, न जल की, न वायु की, न ठोस की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम विद्यमान हो या न हो, विकिरण द्वारा ऊष्मा का हस्तांतरण हो सकता है। जब हम किसी तप्त स्टील के सामने बैठते हैं तो इसमें इसी प्रक्रम द्वारा ऊष्मा प्राप्त होती है। ज्वाला से हटाकर रखा कोई गर्म बर्तन ठंडा हो जाता है होते समय अपनी कुछ ऊष्मा को विकिरण द्वारा ही परिवेश को हस्तांतरित करता है। हमारा शरीर विकिरण द्वारा ही परिवेश को ऊष्मा देता है। जो हम लोग का शरीर है वो जो ऊष्मा के इसके द्वारा विकिरण के द्वारा परिवेश को ऊष्मा देती है तथा उससे ऊष्मा ग्रहण करता है। सभी गर्म पिंड विकिरण के रूप में ऊष्मा विकिरित करते हैं। यानी जितने गर्म पिंड है वो किसके? विकिरण के द्वारा अपना ऊष्मा क्या करती है? विकिरित करती है। जब ये ऊष्मा विकिरण किसी अन्य वस्तु से टकराता है तो उनका कुछ भाग परावर्तित हो जाता है और कुछ भाग अवशोषित हो जाता है तथा कुछ भाग परागत हो सकता है। ऊष्मा के अवशोषित भाग के कारण वस्तु का तप्त बढ़ जाता है। धूप में बाहर जाते समय आपको छाते का उपयोग करने का परामर्श क्यों दिया जाता है? देखिए, जब हम लोग धूप में जाते हैं तो छाता क्यों हम लगाते हैं? क्योंकि जो ऊपर प्रकाश आता है, सूर्य का प्रकाश आता है, तो क्या होता है उससे छाते से टकरा कर और क्या हो जाता है? वापस हो जाता है, जिससे हम लोग को गर्मी कम लगती है। सर्दी तथा गर्मियों में हमारे पहनने के वस्त्र के प्रकार, यानी कि देखिए सर्दी और गर्मी में हम लोग अलग अलग प्रकार के वस्त्र पहनते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? चलिए हम लोग इसको पता लगाते हैं। हम जानते हैं कि गर्मियों में हम हल्के रंग के वस्त्रों को वरीयता देते हैं, यानी कि जो गर्मी होता है इसमें हम लोग क्या करते हैं? हल्के रंग की वस्त्र पहनते हैं तथा सर्दियों में हम गहरे रंग के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। और सर्दी में क्या होता है? ज़्यादा गहरे, ज़्यादा चटकार रंग के कपड़ा पहनते हैं। ऐसा क्यों? कि एक जैसे दो डिब्बे लीजिए, इनमें से एक के बाहरी पृष्ठ को काला तथा दूसरे बाहरी पृष्ठ को सफ़ेद पेंट कीजिए। यानी दो डिब्बा लेना है, एक को क्या करना है? काला से पेंट करना है और दूसरे को क्या करना है? सफ़ेद से पेंट कीजिए। चित्र 3.12। दोनों डिब्बों में बराबर मात्रा में जल भरिए तथा उन्हें दोपहर के समय लगभग 1 घंटे के लिए धूप में रख दीजिए। दोनों डिब्बों में भरे जल के ताप मापिए। क्या आप दोनों ताप में कुछ अंतर पाते हैं? इस डिब्बे में देखिए 2 डिब्बा लेना है, एक को काले से रंग देना है उसके तल को, और एक को किस से? वाइट से।
और इसको धूप में रख देना है और 1 घंटा बाद अनुभव करना है कि कौन सा बर्तन का पानी गर्म हो गया है। तो आप देखेंगे जो ये काला वाला होगा इसका पानी ज़्यादा गर्म होगा इसके वजह से। क्यों? इसमें ऊष्मा क्या होता है, सोख लेता है, और ये वाइट वाला है ये ऊष्मा का स्थानांतरण कर देता है। जल अधिक गर्म है। केवल जल को छूकर भी आप दोनों के ताप में अंतर अनुभव कर सकते हैं। क्रियाकलाप 3.11 क्रियाकलाप 3.10 में उपयोग किए गए दोनों डिब्बे लीजिए और इन दोनों में से समान मात्रा में समान ताप 60 डिग्री सेल्सियस का गर्म जल भरिए। दोनों डिब्बों को किसी कमरे में अथवा छाये में रखिए। 10 से 15 मिनट के पश्चात प्रत्येक डिब्बों के जल का ताप ज्ञात कीजिए। क्या दोनों डिब्बों में जल का ताप समान दर से कम हुआ है? क्या इन क्रियाकलापों से आप यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि देखिए दोनों डिब्बे जो काला से रंगा गया होगा वो डिब्बा का ताप क्या होता है, बहुत धीरे धीरे कम होगा और बहुत जल्दी गर्म भी होगा, बहुत जल्दी धीमा भी होगा। और जो वाइट वाला होगा वो क्या हो जाएगा, बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा। इन क्रियाओं से आप यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि गर्मियों में सफ़ेद या हल्के रंग के वस्त्र तथा सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना अधिक लाभदायक होता है। यानी कि जो गर्मी होता है उसमें हल्का रंग यानी वाइट रंग का वस्त्र पहनना क्या होता है, बहुत लाभदायक होता है। और ठंडी में क्या, गहरे रंग का वस्त्र पहनना लाभदायक होता है। गहरे रंग के पृष्ठ अपेक्षाकृत अधिक ऊष्मा अवशोषित करती है। यानी जो जिसका रंग गहरा होता है, ज़्यादा चटक होता है, वह ऊष्मा क्या करता है, अधिक अवशोषित करता है। इसीलिए सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना हमें सुखद लगता है। यानी इसीलिए हम लोग सर्दी में क्या करते हैं, गहरे रंग का वस्त्र पहनते हैं। हल्के रंग के कपड़े ऊष्मीय विकिरणों के अधिकांश भाग को परावर्तित कर देते हैं और इसीलिए गर्मियों में हमें हल्के रंग के वस्त्र अधिक आरामदेह होते हैं। इसीलिए हम लोग को गर्मी में क्या होना चाहिए, हल्के रंग का वस्त्र पहनना चाहिए। हम अपने घरों को ठंडा या गर्म रखने के लिए कोयला या लकड़ी जैसे ईंधन अथवा विद्युत का उपयोग करते हैं। क्या ऐसे भवन बनाना संभव है जिन पर बाहर की गर्मी या सर्दी का कोई प्रभाव न पड़े? भवन की बाहरी दीवार को यदि ऐसा बनाया जाए कि उसके बीच में वायु की एक परत बंद हो जाए तो ऐसा संभव किया जा सकता है। ऐसा करने के लिए एक विधि है कि भवन निर्माण में खोखली ईंटों का उपयोग किया जाएगा, जो कि आजकल उपलब्ध है। यानी देखिए अगर भवन में गर्म और मतलब अंदर गर्मी और ठंडी कम लाना है तो खोखली ईंटों का क्या करना होता है, उपयोग करना होगा। सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें उष्ण बनाए रखते हैं। यानी कि सर्दियों में हम लोग ऊनी वस्त्र क्यों पहनते हैं, और ये हम लोग के शरीर को क्या करती है, गर्म बनाए रखती है। सर्दियों में हमें ऊनी वस्त्र पहनते हैं। ऊन ऊष्मारोधी है। ऊन में क्या है, ऊष्मारोधी है, यानी ऊष्मा का अपने अंदर आने देती है, चालन करती है। इसके अतिरिक्त ऊन के रेशों के बीच में वायु फंसी रहती है। यानी ऊन के रेशों के बीच में क्या होती है, वायु फंस जाती है। यह वायु हमारे शरीर की ऊष्मा को ठंडे परिवेश की ओर विकिरण होने से रोकती है। अतः हमें उष्णता का अनुभव होता है। इसीलिए हमें क्या होती है, यानी गर्मी का अनुभव होता है। इसीलिए हम लोग ऊनी कपड़ा पहनते हैं कि हम लोग को क्या होगा, गर्मी यानी कि ठंडी कम लगेगा। यह ऊष्मारोधी होता है। मान लीजिए कि सर्दियों में आपको एक मोटे कंबल अथवा एक के ऊपर एक टुकड़े के 2 पतले कंबल में से किसी एक का चुनाव करने का उपयोग करने की छूट है, तो आप इनमें से किसे चुनेंगे और क्यों? याद रखिए 2 कंबलों के बीच में वायु की एक परत विद्यमान है। देखिए अगर ऐसा करना होगा, एक मोटा कंबल है और एक पतला 2 कंबल है, तो जानते हैं ये वाला ज़्यादा गर्मी देगा जो पतला 2 है, क्योंकि इसमें वायु का जो परत होता है क्या होता है, विद्यमान होता है। और यह अंदर ऊष्मा यानी गर्मी को क्या होता है, अंदर आने नहीं देगा, ठंडी को नहीं आने देता है, बजाय मोटे से। ठीक है, थैंक यू यह पूरे वीडियो देखने के लिए। और इस वीडियो के अब अगला जो पार्ट आएगा इसमें हम लोग इस वीडियो का सारांश देखेंगे और इसका सभी प्रश्न उत्तर को हम लोग हल करेंगे। और यह आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए तथा
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ